सर, जैसे आपने देखा है पहले भी क्वेश्चन आवर के दौरान उस पे जो है सब ऑनरेबल एमएलए ने अपना अपना कंसर्न दिखाया है और सर मैं वही बोलने वाली हूँ। नहीं सर, मैं ऑनरेबल एमएलए से गुजारिश करूंगी कि वो अपना ये बिल वापस ले लें और सरकार इस पे जो है आगे खुद बिल लाएगी, इसलिए मेरी गुजारिश है कि वो अपना बिल वापस लें। सर वो सही किसी ने कहा है कि ये आग घर जला देगी अगर अभी भी न रुके, नशा फकत बदन नहीं समाज भी जला देगा। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर को पहले ये बताऊंगा कि ये इम्पोर्टेंट क्योंकि the bill addresses one of the gravest challenges facing our youth today, that is the drug abuse. It proposes a comprehensive response, and that is why I am talking about my bill. By establishing rehabilitation center across GNP and by making drug prevention education compulsory in school. The idea is simple: to heal those already affected and to educate those still safe. Through community participation, expert guidance and awareness, we can save our young generation from this growing menace. From cities to villages, from poor homes to affluent ones, we are losing a generation to addiction. This menace is destroying family, eroding our social fabric, and crippling our future. This bill seeks to confront that crisis through a two pronged approach: rehabilitation and education. It mandates the establishment of addiction treatment and rehabilitation center across Jammu and Kashmir with special facilities for women. It also makes it compulsory to teach the ill effects of drug abuse in our schools so that awareness begins early and prevention becomes a part of early education. Through creation of an advisory council, this bill ensures expert guidance and community involvement from teachers to NGOs to religious and such. बस इसका आखिर मेरी बात सुनो ना, ये आप बोल रहे हैं बिल के बारे में कि इसके डिटेल्स क्या है। सुन लीजिए, इन स्कूल गवर्नमेंट ने आपकी बात मान ली। इन सिर्फ इतना कहा है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल खुद ला रहे हैं इसी सब्जेक्ट में। इसका मतलब है कि जो आपका स्टैंड है वो विनिकेट हो गया, लिहाजा आपको इस पर वंचित बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि हम खुद लाएंगे, इसलिए आपको ये लीव नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के साथ मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी से कि आपको लीव नहीं मिल रहा है कि लीव नहीं मिली। अगर एश्योरेंस आपको ये जरूर मिली है कि सरकार ये बिल लाए, ठीक है। अरे आपको कुछ नहीं, आपने तो बताइए। मैं इनका कंसर्न जो है वो जेन्युइन है, मैं पहले ही कहा है, लेकिन इन्होंने जो बिल लाए हैं हमें, इसलिए मैं इनको गुजारिश करती हूँ ये बिल वापस ले लें। लेकिन गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट जो है खुद इस सिलसिले में ड्रग एडिक्शन के बारे में एक तफसीली बिल लाएगा और इस बिल से जो भी इनका काज है वो पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर का, क्योंकि इसका दर्ज दिया था मैं, क्योंकि ये एश्योरेंस आई है अभी हाउस में, तो मैं बहुत खुश हिसाब से विड्रॉ करूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये बिल जब आगे होगी और लोग उसे मसाइल I move on leave to introduce a bill to establish both the Union to inquire into allegations of corruption against public servants. जारी की गई है सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ मुबैना रिश्वतखोरी के इल्जामात की तहकीकात की गर्ज से पब्लिक सर्वेंट ये सरकारी मुलाजिमों का नहीं है, इंक्लूडिंग द लेजिस्लेचर, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज। ओके स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर साहब, जो प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया गया है उस सिलसिले में मैं हाउस को सिर्फ इतना ही इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि फिलहाल अगर आप देखें तो ऑनरेबल मेंबर साहब ने जो खुद इसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस का जो दिया
इनका जो बिल है उसमें सीधा लिखा है, क्योंकि इंडिया और बाकी रियासतों के लोकपाल और लोकायुक्त का एक्ट 2013 का जो है, लेकिन उसमें साफ लिखा है सेक्शन 63 ऑफ द एक्ट and it suggests that every state should establish a body known as the Lokayukta for the state. जनाब हम स्टेट है नहीं, हम यूटी हैं। यूटी में हम ये लागू कर नहीं सकते। स्टेट होगा तो हम जरूर इस पर गौर कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी ऑनरेबल मेंबर साहब से इतनी गुजारिश होगी कि जब तक स्टेट ना आए तब तक इसको वापस ले लीजिए। स्टेट आते ही आप दोबारा इसको सबमिट कर लीजिए ना, हमें कोई एतराज नहीं होगा, इसका हम जरूर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन एज यूनियन टेरिटरी इसको आगे ले जाना शायद हमारे मुश्किल होगा। मैं एक अमेंडमेंट लाना चाहूंगा, ज्यादा नहीं। फिलहाल कोई तरीका मुझे बताइए कि कैसे हम पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक पीपल इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर ऑफिसर्स उनसे रुजू कर लें तब तक करप्शन का गुना हमारी सोसाइटी में, हमारे बड़े बड़े ऐवानों में सरजद न हो। कौन सी जमानत है आप ही बता कर लीजिए। वही तरीके का जहां लेजिस्लेचर जवाबदेह बने उनके लिए जो उन्होंने हमें चुना है, या जो बड़े ऑफिसर्स हैं, किस लेवल के ऑफिसर्स हैं, किसके ज़ेर इंतजाम है, उनको जवाबदेह कैसे बनाया जाए। हमें मालूम नहीं है, कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर हुआ नहीं है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। डिस्पाइट द फैक्ट देयर आर assurances in the Supreme Court, there is reference in the judgment also, despite the fact that all the functionaries in the union government they have assured, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। क्या तब तक ये जो बीमारी है, ये जो एक संगीन मेरे ख्याल में वबा है, इस पर काबू पाने के लिए हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म इन प्लेस रहेगा? नंबर 1, अकाउंटेबिलिटी कमीशन था, यहाँ अकाउंटेबिलिटी कमीशन था, वो भी नहीं रहा। और मेरी नजर में यूनियन टेरिटरीज में भी अकाउंटेबिलिटी है, वहां भी इंस्टीट्यूशंस है, और अगर उन्हीं उस दायरे को देखा जाए तब तक जब तक हमारा अपना हक स्टेट का वापस मिले, ताकि कुछ तदरुक हो, ये जो नासूर है इस पर काबू पाया जा सके या कुछ रोक लगाई जा सके। देखिए यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लॉज इस वक्त हैं एंटी करप्शन, तो आप कहते हैं कि तब तक हम क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग लॉज हैं, आप सब सुनिए मेरे सुनिए में अगर आप समझते हैं, आप मेरी बात सुनिए, अगर आप समझते हैं वो काफी नहीं है, नया लॉ आना चाहिए। नया लॉ लाने में डिप्टी सरकार को क्या है वो सरकार ने आपको बताई है। स्पीकर साहब, मेंबर साहब की जानकारी के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेमवर्क नहीं है, फ्रेमवर्क है। यूनियन टेरिटरी की हैसियत से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तमाम कानून के जो है उसके दायरे में आते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हर किसी पे लागू है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, बाकी है, उनमें हम भी आते हैं, लेजिस्लेटर्स आते हैं, एक्स लेजिस्लेटर्स आते हैं, आम जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं वो आते हैं। और जहां तक आपने एसीबी की बात की, एसीबी का अपना दायरा है, तो ऐसा नहीं है ना कि करप्शन को लेकर हम सब परेशान हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि करप्शन यहाँ चलेगा जा रहा है और उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। रोकने के तरीके हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन एज ए यूनियन टेरिटरी हम उनके दायरे में आते हैं। वो हमारे स्टेट से उठ जाए, हमें रियासत का दर्जा वापस मिले, फिर एहतसाब कमीशन, अकाउंटेबिलिटी कमीशन, ये सारी चीजें जो है इन पर दोबारा गौर किया जा सकता है। मैं नहीं आना चाहता हूँ। आई नो आपको शिकायत की जरूरत नहीं है, रूल्स बताते हैं। मैं वही बता, आई डू रियलाइज कि हम यूनियन टेरिटरी में हैं, कौन बड़ा हम दाखिल कैसे हम इसके दायरे के अंदर है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, ये जो बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और लोकपाल या लोकयुक्ता
ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं। मुल्क की बात में कर रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? वो लाने में क्या दिक्कत है वो मुझे बताया। तो अगर मेरा जो मैंने बिल लाया है, अगर इसके डिटेल्स में जाए आप तो उसमें देख लेंगे फर्क है उन इदारों और जिस इदारे के बारे में मैंने यहाँ गुजारिश की कुछ अलग है। अब क्या करें आप, गिरना करें ना? मैं तो जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ कहें और फिर मैं जिद कर लूं, वो मुनासिब नहीं है। वापस ले, चलो वापस ले। जनाबी मीर सैफुल्लाह साहब। Sir, I to leave to introduce a bill to provide for the protection and regularization of services of employees working on a contractual basis at the levels and individuals in all departments to protect against loss of their livelihood. And it is number 4 of 2007. जनाब स्पीकर साहब, इस सिलसिले में भी इसी हाउस में कार्रवाई शुरू हुई। पिछले सेशन में चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में एक कमेटी की तश्कील की गई। उस कमेटी ने अपना काम शुरू किया है। उस कमेटी ने जहाँ तक मेरी जानकारी है 2 या 2 से ज़्यादा जो है सिटिंग स्कीम, वो आप कुछ फर्दर डिटेल्स, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये बनती है ये एग्जैक्ट नंबर डेली वेजर्स और जिन लोगों को आप बताने की बात करते हैं कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज वगैरह, उनकी तैनात का पता नहीं चलता। आपको खुद इस बात का इल्म है ना, इसलिए हुकूमत है। हम चाहते थे कि हम ये जानकारी 6 महीने में इकट्ठा करें, हमें सालों साल लगे। जब तक हमारी हुकूमत चली गई थी तब तक ये सिलसिला चल रहा है। हमने ढांचा बना दिया था ये इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, हुकूमत रही और उसके बाद ये बीच के साल बीत गए और हुआ नहीं। अब पिछले सेशन के दौरान मैंने हाउस से कमिट किया था कि इस चीज को संजीदगी से लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये कुछ हो, लेकिन करने के लिए हमारे पास सही जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी, वो इत्तला, वो इंफॉर्मेशन जो है चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में जो कमेटी है वो जमा कर रहे हैं। उनके जो उनके सजेशंस हैं, उनके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसमें भी वो गौर कर रहे हैं। उनको अपना काम पूरा करने दीजिए, वो हम हाउस के साथ शेयर कर देंगे। अगर वो आपको ठीक नहीं लगा उसके बाद आप दोबारा इस तरह का बिल लाइए, हम खुद इस तरह का गवर्नर की तरफ से लाएंगे। लेकिन फिलहाल चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में जो कमेटी है उनको अपना काम करने दीजिए। अगर उसके बाद आप इससे सेटिस्फाइड ना हो, आप दोबारा इस तरह का बिल लाएं। लेकिन फिलहाल मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आज के मौके पर आप इसको विड्रॉ कर दीजिए और उनको अपना काम करने दीजिए। छोड़ के जाओगे सर, मैं इस पे कुछ बोलना चाहूँगा। बाद में साहब ने जो बताया इस बारे में मैं याद दिलाना चाहता हूँ आगे चीफ साहब को कि 2014 के आखिर में एक लिस्ट कैबिनेट के पास आई थी, मेरे ख्याल में वो 60,000 के करीब। वो लिस्ट जो थी उस वक्त वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसके बारे में इंक्वायरी कमेटीज बनी थी, डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगा गया था और एक फाइनल डिसीजन बनी थी। मैं एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन 60,000 के इर्द गिर्द था लिस्ट। इसके अलावा एक बात में ये इंसानी मसला है, इंसानी मसला इस हद तक कि हमारे यहाँ तकरीबन हर एक उम्र के पास रोज 10, 12, 20, 15 कोई आता है। किसी को 20 साल भी, किसी को 15 साल भी, कुछ ओल्ड एज में आप मेरे ख्याल में अब उनका हाल इतना बुरा है। अब उनका सवाल नहीं है, सवाल उनकी फैमिलीज का है, उनके बच्चों का है, उनकी बाकी फैमिलीज जो उनके वो कसमकुशी की हालत में है, उनका कोई और सहारा नहीं है। ये बात मैं कहने में कोई आर नहीं करता हूँ इस असेंबली हाउस में कि बहुत सारे आपके कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज जो थे रहे वो अब गुजर चुके, अब नहीं है इस दुनिया में बहुत सारे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि अंतरिम आपको मालूम होगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं। जो चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में जो कमेटी बनी है, क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि कब मरेंगे सब लोग, क्योंकि इनकी सर्विस 28 साल थी, कुछ लोग 30 साल से, काफी है।
जहां चीफ सेक्रेटरी साहब की कमेटी का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता है कोई भ्रम कार्रवाई हो रही, कोई ऐसी कार्रवाई हुई लग रहा है कि होने वाला, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, हमें इस पे इतना भरोसा इत्मीनान है कि कहने की बात नहीं, और इसके साथ साथ ये प्रॉमिस भी है, एक वादा भी है, वादा इस सरकार का भी है और इस पार्टी का भी है। जितना जल्द हो सके इस वादे को हमें पूरा करना चाहिए, जितना जल्द हो सके इस वादे को प्रॉमिस को हम पूरा करना चाहिए। ये सिर्फ कैपिटल लेवल डेली लेवल का ही सवाल नहीं है, इसके साथ साथ डेली और भी लोग हैं जो परेशान हाल है। GRS है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, BLWs का तनख्वाह देते हैं चल 1000। आया वर्कर्स है, काम करते हैं बाजारता क्लास 4 की एम्प्लॉइज एजुकेशन में, तनख्वाह देते हैं 1000। आपके कुक्स है स्कूल में, तो स्कूल को बाजार पे चला रहे हैं, लेकिन 300 उनकी तनख्वाह है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। इसी तरह से आपके आंगनबाड़ी हेल्पर्स हैं, पूरे आंगनबाड़ी सेंटर पर चलाते हैं, अपना पूरा दिन लगाते हैं आंगनबाड़ी सेंटर पर, लेकिन थोड़े से कुछ लोग तनख्वाह मिलती है। आपके MICs हैं, बड़े बड़े दफ्तरों को चलाते, बड़े मुलाजिमों का काम वहां पे करते, क्योंकि हाजी क्वालिफाइड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन थोड़ा सा मुआवजा देके वो उन इदारों को चलाते हैं वहां पे। आपके कंटीजेंट पेड एम्प्लॉइज हैं जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, जो स्कूलों में है, बहुत सारे, मेरे ख्याल में एक खासा एक परसेंटेज है जो उनकी कंटीजेंट पेड एम्प्लॉइज की जो अपनी दुनिया में आती, जो गुजर गए अपनी है, वो ये अरमान लेकर ही चले गए हैं कि हमने कभी कभी रिवायत होना है, वो ये अरमान लेकर चले गए। मैं आपके चीफ मिनिस्टर साहब से अदब गुजारिश करता हूं, उन इन गरीब लोगों, ये गरीब एम्प्लॉइज, ये मजबूर मोहताज लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते, जिनके चूल्हे नहीं चलते, जिनकी फैमिली सफर करते हैं, जो परेशान इस हद तक है कि सोसाइटी में आउटकास्ट हो गए। अब सोसाइटी में आउटकास्ट हो गए वो लोग, ये लोग, क्योंकि अब सोसाइटी में उनको इज्जत नहीं है जो सोसाइटी में लोगों को होना चाहिए, इन लोगों को नहीं है, वो ये परेशान है। हमारे पास आते हैं, आज सब MLA के पास आते हैं, रोज आते हैं, आपके मिनिस्टर के दरवाजों के पे आते हैं, गेट्स पे होते हैं, ये इनसे गुजारिश करते हैं। लेकिन अगर चीफ सेक्रेटरी साहब के हवाले ये हम करें, ये मसला हवाले करें और ये इस चीज को सोचे कि भीड़ों के इस मसले का हल निकालेंगे, तो मैं वसूल से इस हाउस में कहूंगा इस मसले का हल कभी नहीं निकलेगा। मैं इतना गुजारिश करना चाहूंगा अपने चीफ मिनिस्टर साहब से, अदब में गुजारिश करना चाहूंगा, अगर हुकूमत सीरियस है इस बारे में कि इन लोगों को अपना हक मिलना चाहिए, अगर सीरियस है गवर्नमेंट इस बारे में इन लोगों को रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो आपके पास एक आसान सा तरीका है कि जो 2014 का आपका लिस्ट है आपके पास ऑलरेडी, जिसमें कोई नई वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, नई कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, नया कोई रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिसर से सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत है, वो एक फाइनल लिस्ट है। मैं ये भी मानता हूं कि शायद एक साथ आप सबों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी फाइनल सिचुएशन होगी, ये मैं मानता, लेकिन बाई पीस के तो कर सकते हैं, एक साल में 10,000, दूसरे साल में 10,000, तीसरे साल में, ताकि 4-5 साल में सबके सब हो जाएगी, इतना तो आप कर सकते हैं। और बाकी जो आपके रह रहे हैं, जिनके बारे में डाउट्स हैं, जिनके बारे में शायद ये खदशात हैं, ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या गवर्नमेंट रेजिडेंसी से पैसा लेते हैं या नहीं लेते, या काम किसी पे कहीं पे ये मामूल है ड्यूटी पे या नहीं है, ये ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन ये उस लिस्ट से बाहर है जो लिस्ट 2014 का जो हमने भी देखा है, मैंने और मिनिस्टर भी उस वक्त भी देखा था, और आप चीफ मिनिस्टर से आपको भी इस बारे में मालूम है, और पता नहीं किस वजह से उस वक्त तकरीबन आपने एक माइंड बनाया था, आपकी गवर्नमेंट ने माइंड बनाया था उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने के, लास्ट मोमेंट पे सैलाब की बदकिस्मती हो गई, उसमें सैलाब आया, सैलाब की वजह से रह गए जाए, कम से कम वो एक लिस्ट जो आपका फाइनल लिस्ट बना हुआ है, मुझे नहीं लगता है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास उस लिस्ट को लाने की जरूरत है, या किसी जो ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी है उसको दोबारा उस पर कोई गौर करने की जरूरत है। अगर उस लिस्ट को आप फिलहाल उस पर काम शुरू करेंगे, बाकी जो रह जाते हैं आपके जिनके आपको डॉक्यूमेंट्री
प्रूफ चाहिए डॉक्यूमेंट के हिसाब से कहीं कमी है उनके या उनको अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने चाहे तो उनके बारे में कमेटी को उनका इख्तियार दे दीजिए। लेकिन बाकी एक लिस्ट आपके पास पड़ा हुआ है, मेरी गुजारिश क्योंकि ये ऑनरेबल स्पीकर साहब ये अकेले मेरी गुजारिश थी, ये अकेला मेरी गुजारिश थी। मेरे गुजारिश करना चाहूंगा इस बारे में कुछ काम लीजिए ताकि आए दिन जो हमें एक किस्म की ह्यूमिलिएशन उठानी पड़ती है लोगों के सामने जब हम अपनी रिलेशनशिप में जाते हैं, वो रिलेशन से हम बचे और उनके चूल्हे चले, उनके बच्चे पढ़े, उनकी फैमिली जो है फिर से खुशहाली जिंदगी गुजार सकते। शुक्रिया। अब क्या कर रहे हैं आप विड्रॉ कर रहे हैं? मैंने अपनी तजावीज बताई, चीफ मिनिस्टर आप सुन रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि चीफ मिनिस्टर पर गौर करेंगे और मैं इसी उनकी यकीन दहानी पे इसको लिखा सकूँ। अब जनाब वहीद रहमान फारा साहब। Property rights of houses constructed on state land, national land, common land, Shamla, Section 4 of the Agrarian Reforms Act 1976, by securing the rights of ownership or transfer in favor of the residents of such residential households or in possession of such land in the interest of right to shelter as guaranteed by Article 21 of the Constitution of India and for the matter connected therewith or incidental thereto. गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स। जनाब स्पीकर साहब, देखने में तो बात बहुत आसान लगती है, किसी का मकान सरकारी जमीन पे बना है तो जमीन उनके हवाले कर दो, लेकिन मामला असलियत में इतना आसान नहीं। इससे पहले भी हुकूमत ने गैर कानूनी कब्जे को एक साइड रख दिया। जिन लोगों का कानूनी कब्जा था जमीन पर, जिनके लीज होल्ड राइट्स थे, उन लीज होल्ड राइट्स को फ्री होल्ड राइट में तब्दील करने का एक प्रोग्राम बनाया था जिसको रोशनी का नाम दिया गया। रोशनी को एक शक्ल दी गई थी जब जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी 96 और 2002 के बीच में। उस वक्त शायद आप भी थे, आपने बड़ी नजदीकी से इसमें काम किया था। नाम भी इसका रोशनी रखा गया था क्योंकि उनका इरादा ये था कि मिलिटेंसी से पहले, क्योंकि वो कट ऑफ रखना चाहते थे, इस पर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू होने से पहले जिन लोगों का एक लीज होल्ड राइट था जमीन पर, उसको फ्री होल्ड में तब्दील करने से जो पैसा मिलेगा उसको बिजली की पैदावार में इस्तेमाल करने के लिए इसका नाम रोशनी रखा गया। हुकूमत बदल गई, पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत आई। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने फिर रोशनी को थोड़ा उसमें चेंज किया, जो इसमें वक्त की पाबंदी लगाई गई थी प्री मिलिटेंसी वाली, उसको हटा दिया और कहा कि चलिए जिसका भी लीज होल्ड राइट है उसको फ्री होल्ड में तब्दील किया जाए। हम जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बनी हुई स्कीम, जिसको यहाँ पूरी तरह से उसको बेट किया गया, इम्प्लीमेंट करना भी शुरू हुआ, उसमें फिर सियासत आई, लैंड जिहाद, इस तरह की बातें हुई, अदालत में लेके वो चैलेंज हुआ। हम उस स्कीम को अदालत में डिफेंड नहीं कर पाए, जहां लोगों का एक जायज मतलब कब्जा था उस जमीन पे, गैर कानूनी कब्जा नहीं था, जायज हक था उनका उस जमीन पे रहने का। हम उसको डिफेंड नहीं कर पाए और वो रोशनी की स्कीम रह गई। अब ऑनरेबल मेंबर साहब के तरफ से रोशनी से बढ़ के एक प्रपोजल आ रहा है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया और वहां मकान बनाया,
उनको जनाब वो जमीन उनके हवाले किया जाए। अब आप बताएं स्पीकर साहब, ये कैसे मुमकिन है? ये कहां करेंगे आप? और इस पर कहीं पे भी ये भी नहीं कहा गया है कि अगर ये बहुत पहले हुआ, इस बिल के तहत तो ऐसा लगता है कि ये पास हो जाए तो मैं कल जाके फटाफट किसी जमीन के टुकड़े पे एक अच्छा सा मकान बनाऊं और वो जमीन अपने नाम कर, ये हम कर नहीं सकते। बाकी जो लोग बिना जमीन के हैं जिनको घर देना है, उसके लिए गवर्नमेंट का वैसे भी एक स्कीम है PMAY के तहत, जिन लोगों को ग्रामीण इलाकों में अपना मकान बनाना है और जिनके पास जमीन नहीं है, उनको सरकारी जमीन 5 मरले जो है अलॉट किए जाते हैं ताकि वो वहां पे मकान बनाए। लेकिन ऐसा तो हुकूमत की तरफ से हो ही नहीं सकता कि जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा किया और गैर कानूनी तौर वहां पे मकान बनाया, उनको हम जमीन का मालिकाना हक दें और वो जमीन उनके हवाले करें, वो हम कर नहीं सकते। तो इसलिए ये बिल जो है गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती और मेरी मेंबर साहब से गुजारिश होगी तो इस बिल को विड्रॉ करें। सर, उमर साहब ने बहुत तफसीलन बात की। शायद ये बोल रहे कि उमर साहब शेख महमूदुल्लाह के फर्जन है, वही शेख साहब जो शेख कश्मीर कहते हैं, वो सिर्फ एक लैंड रिफॉर्म के लिए जिसे लैंड क्लियर कहते हैं। आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला 5 अगस्त के बाद सिर्फ जमीन का है। 170 हटा, उससे पहले अगर ये भी स्टेट लैंड में राशा में कोई रहता था जम्मू में कश्मीर में, तो फिर भी स्टेट लैंड सेफ थी। कहीं ना कहीं द स्टेट लैंड व्हिच इज अ पीपल्स लैंड हैज बीन टर्न टू नॉन स्टेट, मतलब जो अब स्टेट यहाँ है नहीं तो उस पर कब्जा कोई भी करे, बाहर से अलॉटमेंट होती है, हमें अपने घरों से निकालते। इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से PMAY स्कीम जो उमर साहब अभी मेंशन कर रहे थे, आप लैंड टू लैंडलेस को दे रहे हैं सर, हाउस टू होमलेस को दे रहे हैं। जिसके पास जमीन नहीं उसको आप जमीन दे रहे हैं, और जिसके पास मकान है उसको भी आप मकान दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी बहुत तारीफ करती है। लेकिन जिसके पास घर है और जमीन है उसको वैसे निकालेंगे। अगर सुंदरगांव में, पटंडी में, पुलवामा में, कश्मीर में जब आपने JCB चलाया, बुलडोजर चलाया, पूरे मुल्क में जो बुलडोजर आज नया एक सिंबल बना है गवर्नेंस का। दिस इज इंपॉर्टेंट सर, इफ यू आर विलिंग टू गिव स्टेट, if you are willing to give land to landless, sir, if you are willing to give house to houseless, you cannot take away shelters of people. What I am saying is 20 साल से जो अपने जमीन में रह रहा है, सही है, उसको अपने घर में रहने का रेगुलराइज करिए सर। ये जब आपके पास सरकार नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, आपने भी प्रोटेस्ट किए। ये मसला सबका है, हमारा मसला नहीं है। और ये शेख महमूदुल्लाह की लेगेसी है, जिसको आप लैंड पिलर कहते हैं। इफ यू आर विड्रॉइंग दिस, यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम योर ओन पॉलिटिक्स, योर ओन प्रॉमिसेस, योर ओन पॉलिसीज। क्योंकि बीजेपी इसको लैंड जहाज कहती है तो हम मान लें, सिर्फ बीजेपी के खाते में मानने की इन्होंने लैंड जहाज कहा, वहां मुसलमान रखे, इसलिए हम उसको मकान से उड़ाएंगे। मुझे लगता है बहुत सोचने की जरूरत है सर। आप इस बिल को रिजेक्ट न करें, आप इस बिल को एक्सेप्ट करें, इसको डिबेट में डालें, डिस्कशन में डालें। अगर कहीं लिखना है हम बिल करने के लिए तैयार है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज पार्ट ऑफ योर लेगेसी। इस पे आपने इलेक्शन लड़े सर, जब आपके पास हुकूमत नहीं थी, आपके घर आपके रिश्तेदारों पर बाहर JCB आए, और इफ वी अलाउ दिस टुडे सर, दिस इज द हाउस व्हिच हैज 60 MLA, और अगर मेजॉरिटी में हम सिर्फ इनके डर से इस बिल को रिजेक्ट करेंगे, मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। और आप पहली बार आपने देखिए ये मसला आपका भी है। जम्मू में सबसे ज्यादा लोग में रहते हैं, ये मसला जम्मू में आप वाकफ की जमीन पे, कस्टोरियन की जमीनों पे, मुसलमानों की जमीन पे सबसे ज्यादा और JCB चलाते हैं मुसलमानों के पास। किस जमीन पे आप JCB चलाते हैं? पूरे मुल्क में मिलकर What I am saying, sir, this is an important issue. This is about the land of Jammu and Kashmir, and this is about. Now, do you want to withdraw it or not? I cannot withdraw it, sir. You will not withdraw it. Now I will put it to the House now. Now House. Speaker Sahab, don't give him the last word. Last word गवर्नमेंट का हक है ना। जिन्हें 2-3 चीजें ऐसी थी और जब बातें ऐसी थी जिनका जवाब देना जरूरी है। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को, जिसको कभी PDP ने कभी ओन नहीं किया, आज अचानक इसको ओन करने की कोशिश की जा रही है। शेर कश्मीर ने क्या किया वो आपसे बेहतर हम लोग जानते हैं।
लैंड टू टिलर का मकसद क्या था? काश्तकार जो जमीन पे काम करने वाले लोग थे उनको उन जमीनों का मालिकाना हक दिया गया। आप वो बात नहीं कर रहे हो। आप हाँ वो जिन लोगों ने जो लोग आप प्लीज आई सैट एंड डिस्टर्ब यू। आप बैठिए ना प्लीज। ये बात सुनो। तो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को इतनी जल्दी आप लोग जो है वो नहीं कर पाओगे ना। जो आप प्रपोज कर रहे हो और जो शेख रशीद ने किया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक दूसरा, आपने कहीं ये कहा कि इनके डर पे आके हम काम करते ना। अगर इनके डर से आके हमने काम करना होता तो आपकी तरह हम इनको इस साइड आके मिलके काम कर रहे हैं। इनका डर सुनिए भाई साहब। अब सियासत आप कर रहे हैं ना, वही बात साहब सुनिए ना। अब जरा सुनने की हिम्मत रखिए, क्योंकि बात आप करते हो जब जवाब हम देते हो तो फिर आपसे बढ़ा नहीं जाता। इन लोगों को इसने आपने शामिल किया। मैंने तो उस वक्त सिर्फ इतना ही कहा था कि ये क्या कहते हैं रोशनी को लेके मैंने उस चीज का इस्तेमाल इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए नहीं किया। मैंने ये कहा जनाब आप एक फ्लड गेट खोलोगे। आपने मेरे रिश्तेदारों की बात की, कहा कि मेरे रिश्तेदारों के पास भी बुलडोजर आए। हमने एतराज उसका इसलिए किया क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार जो है गैर कानूनी तौर जमीन पर नहीं बैठे हैं। उनका लीज था, बाज़ाब्ता लीज था। उस लीज को वायलेट हमने नहीं किया, लेकिन चलिए सियासत के बुनियाद पर उनको लाके बुलडोजर वहां चला दिया गया। लेकिन उन्हें बचाने के लिए भी मैं इस तरह का बिल नहीं लाऊंगा ना। जो बिल गलत है वो गलत है। तो यहाँ किसी के रिश्तेदारों की बात नहीं है, किसी के मजहब की बात नहीं है। आप मजहब लाते हो, इलाका लाते हो, सियासत लाते हो, फिर इंसाफ जो है आप खिड़की से बाहर फेंकते हो। परेशान हम सब हैं, लेकिन परेशानी का इलाज ये नहीं है कि जो लोग गैर कानूनी तौर किसी जमीन पर बैठे हो आप उनको मालिकाना हक दें। लैंड टू द लैंडलेस, बिल्कुल हम 5 मरला जमीन उनको दे देंगे। जिनके पास घर नहीं है हम दे देंगे, लेकिन उसको फिर आप इस चीज के साथ जोड़ दें कि गैर कानूनी तौर जो जमीन पे बैठा हो, जिसने बड़ी बड़ी इमारत बनाई हो, जो जमीन खरीद सकता था लेकिन उसने जमीन खरीदी नहीं, उसको मैं मुफ्त जमीन दे दूं, वो तो कम से कम हम नहीं करेंगे। बाकी लोगों को अपना हक वो इस हुकूमत की तरफ से मिल जाएगा। उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी, हम काफी है ना, हम खुद कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये सवाल आपके सामने रखता हूं, जो ऑनरेबल मेंबर वहीद पारा साहब को ये बिल यहाँ पेश करने की इजाजत देता है, जो ऑनरेबल मेंबर वो हाथ खड़ा करे। नान अच्छा दो लोग, उसका मतलब है कि बिल पेश करने की इजाजत नहीं की गई। जनाब निजामुद्दीन भट्ट साहब। To provide for an establishment of legislative forum for monitoring and protection of human rights in Union Territory of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto. आज स्पीकर साहब मेरी क्लास है। यही मुसीबत है ना, गवर्नमेंट इज द सेम साइज, नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज इज रिड्यूस्ड। वहां पर दूसरा है ना, ऑनरेबल मेंबर साहब की तरफ से जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है फॉर मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मैं सिर्फ उन्हें ये याद दिलाना चाहूंगा कि 2019 के बाद, 2019 से पहले हमारा अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन था। उस कमीशन का चेयरमैन था वो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए जो है अपना पूरा काम यहाँ पे करते थे। 2019 के बाद जब हमारी स्टेटस बदल
तो कई सारे हमारे कानून जो है वो स्टैट्यूट बुक से हटा दिए गए, उनमें ये भी एक कानून जो है वो रहा नहीं। और एज ए यूनियन टेरिटरी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को डायरेक्टली अंदर लाया। तो ऐसा नहीं है कि आज जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन को लेके कोई मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म बाज़ाब्ता है, बट एज ए यूनियन टेरिटरी वी आर गवर्नड अंडर द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कवर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। इंशाल्लाह जब हमें दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलेगा तो हम जरूर जम्मू कश्मीर को अपना वो पुराना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो कायम करके दे देंगे। लेकिन फिलहाल एज ए यूनियन टेरिटरी वी आर कवर्ड अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। मेरे मंशा का जवाब Honorable Chief Minister साहब ने दे दिया that we as Union Territory don't have any constitution at state level, at Union Territory level, and any kind of protection or monitoring of surveillance is being done by the National Human Rights Commission. That's what made me do इसलिए कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करेंगे तो एक ऑर्डिनरी विक्टिम की एक्सेसिबिलिटी की बात आती है। इज दैट कमीशन एनफ टू resolve the grievances, redress the grievances, नहीं कर पाए। एक बात है। दूसरी बात ये कि दिस इज एन एनएबलिंग एक्ट, दिस डजंट ओवरटेक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आप जब सर बिल पढ़ेंगे तो इसमें एक क्लास में ये बताया गया है कि दिस विल फैसिलिटेट the existing investigation to be judicious, to be accessible, and to serve its objective purposes. एक वो बात। दूसरी बात जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, it's an acknowledged fact कि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एलिगेशन हजारों की तादाद में आई है आज के बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। और सबसे बड़ा फैक्टर उसमें एक्सटर्नल इंटरवेंशन का। मैंने जो रीजन दिया है उस मामले में वो ये दिया है कि जितनी भी एलिगेशंस आती हैं दो तरह के लोग स्ट्रेस में आते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोपेगेंडा एट ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस उस तरह का प्रोग्रेस रखते हैं that they can exploit any incident, any victim, right or wrong। उसमें ये है स्ट्रेस पे सिक्योरिटी फोर्सेस आती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आती है, और स्ट्रेस पे पॉलिटिकल फोर्स आती है। क्योंकि ऑलवेज जो हमारा स्टेट कमीशन भी था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना इजी होता है। दे आर बायस्ड, दे आर इन गवर्नमेंट, दे हैव अ पार्टिजन रोल, दे डोंट डू जस्टिस, दे डिनाई एलिगेशंस फॉर बीइंग एक्सपीडिएंट। इस तरह के इल्जाम लगते आए हैं और लगे भी, जिस वजह से बहुत पॉलिटिकल फोर्स, गवर्नमेंट एंड लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज एट टाइम्स जबरदस्त स्ट्रेस में आते हैं। Always there has been a malign campaign from vested interests and at the peril of the ordinary victim. State तो बचा पाती है अपने आप, इंस्टीट्यूशन तो अपने आप को डिफेंड करता है, लेकिन जुडिशियस डिस्पोजल एक ऑर्डिनरी विक्टिम का नहीं होता है। उसको इंसाफ
नहीं मिलता है। चौथी बात ये कि एक्सेसिव लॉज हैं जिनका मिसयूज होता है। ये हम नहीं कहेंगे that law enforcing agencies have always been fair to identify a particular violator. नहीं करते हैं ऐसे, या that they don't book an innocent too. इन सब चीजों को मिला के आप इंसाफ की तराजू पे तोलिए। This is a welfare state. We are for an ordinary citizen, and he is the one who is at receiving end. Until and unless he has a form why he can get justice. 1, 2, until and unless you have a form which has kind of a representative character, as such credibility, and also the reach out, वो एक legislative forum ही हो सकता है। As an enabling force, it doesn't disturb any arrangement of national human rights commission. अगर आप enabling forum को इजाजत दे देंगे from this August House, a representative forum from all sides, दो तीन चीजें हल हो जाती है। विक्टिम को इंसाफ मिलेगा, प्रोपेगेंडा में करनी पड़ेगी, क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, और उसके अलावा इस ऐवान का भी आदर बढ़ेगा that they are concerned about life and liberty, the two most precious rights which are indispensable. उन हुकूक को बचाने के लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूं, taking into account the entire background of what has been happening in our state and taking into account the use of execution of excessive laws and taking into account the interventions of external forces, this becomes absolutely imperative to have such a forum without any delay. अगर हम ऐसा कर पाते हैं, we will be raising our own staff and doing justice to our own citizens. मैं गुजारिश करूंगा कि इस बिल को लीव देकर यहाँ हाईवान में पास कराइए, so that you will have an institution which you have already lost. It's not a substitute there. That was an independent institution. This is an enabling institution. At least एक तसल्ली के लिए ऑर्डिनरी सिटीजन को एक प्रोटेक्शन, एक एहसास ताक़त देने के लिए वो समझेगा कि मेरा कोई अपना है जहां मेरी सुनवाई हो। स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर साहब का अपनी जगह कहना गलत नहीं है, उसके तो हमें याद दिलाते हैं कि जम्मू कश्मीर किन हालात से गुजर के यहाँ पहुंचे। ठीक इसी चीज को देखते हुए उस वक्त एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो है कायम किया, लेकिन जो बुनियादी हकीकत है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है जम्मू कश्मीर में कायम करें। और मैं सिर्फ पढ़ के ऑनरेबल मेंबर साहब को इतना ही सुनाऊं। सेक्शन 35 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो हमारे ऊपर पाबंदी 2019 के बाद की है। अगर 2019 से पहले के हालात होते तो मैं फटाफट आपकी बात को तस्लीम करता, लेकिन ये हालात 2019 के बाद बने। सेक्शन 35 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 provides that if any law made by the Legislative Assembly, either in the state list or in the concurrent list, is repugnant to any law of Parliament, the law made by the Legislative Assembly of the Union Territory shall, to the extent of the repugnancy, be void, unless such law made by the Legislative Assembly has been reserved for the consideration of the President and has received his or her assent. तो सीधी सी बात है ना, आप जिस बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के बगैर यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है, जिसका सीधा सीधा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेना देना है, जिस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पहले ही जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी पे अब लागू किया गया है, उसके लिए अब इस असेंबली से फिलहाल
इस तरह की लेजिस्लेशन आप ला नहीं सकते हो। हालात बदल जाएंगे तो जैसे मैंने बाकी ऑनरेबल मेंबरों से कहा है, हमारे हालात बदल जाएंगे तो आपको निजामुद्दीन भट्ट साहब इस तरह की लेजिस्लेशन लाने की जरूरत नहीं होगी। मैं दावे से कह सकता हूं कि जो भी हुकूमत उस वक्त यहाँ पे होगी वो फटाफट उन तमाम इदारों को वापस लाने का काम करेंगे जो इदारे यहाँ है, जो 2019 के बाद रहे नहीं। और उनमें सबसे पहले हमारी J&K स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होगी। लेकिन फिलहाल कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम इसको पास करें, इसलिए मेरी इनसे गुजारिश होगी कि वो इसको विड्रॉ करें। ऑनरेबल सीएम साहब का जबरदस्त एहतराम है इस लिहाज से कि he is functioning in a very restrictive atmosphere, लेकिन स्पेस होती है। 25 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो इन्होंने यहाँ ब्यूरो दे दिया, उसके लास्ट पैरा में ही स्पेस, इट मे नॉट बिकम a law by itself, but this could be proposed to President that space is provided. Having said that, जो इन्होंने अपनी मुश्किलात का जिक्र किया, हम सबों को उसका एहसास करना पड़ेगा। Let it go to history that we were the representatives of a welfare state, of a country which is globally known as a vast and effective democracy. A time came where there are reversals to the peril of institutions and their leaders. With that regret, let the history take it down as our helplessness. That we are the people, we are the representatives. This is the house which has not been able to make a simple law guaranteeing protection of life, liberty, sentiment, or guaranteeing a small amount of justice. इस एहसास के साथ और मजबूरियत का एहसास करते हुए मैं ये बिल वापस करता हूँ। जो वापस देने की इजाजत दे दी है जिन्हें डॉक्टर पानी करवाने से। Sir, I like to move forward to introduce a bill to provide for immediate financial relief to fire victims, for reconstruction and rehabilitation to the district administration, LA Private Members Bill number 12 of 2025. Sir, I also like to introduce नहीं, पहले आपको इजाजत मिले ने पेश कर दी थी, फिर इंट्रोड्यूस होगा। जनाब स्पीकर साहब, मुझे हाउस एडजर्न होने के बाद अपने ऑनरेबल मेंबर साहब के साथ बैठ के समझने की जरूरत पड़ेगी कि इन्हें कौन सी जरूरत महसूस हुई इस तरह के बिल को लाने की, क्योंकि जो इनकी तरफ से प्रपोजल हो रहा है वो तो वैसे भी है। फायर विक्टिम्स को गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ जो है दी जाती है, चाहे एनडीआरएफ के तहत, एसडीआरएफ के तहत, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत, रेड क्रॉस के तहत, और जहां भयानक हादसा होता है तो हम गाइडलाइंस को रिलैक्स करते हैं। जैसे इस हुकूमत में भी 2-3 मरतबा कुछ इलाकों में आग लगी, हमने जो गाइडलाइंस थे उनको रिलैक्स करके जो रिलीफ की तादाद है उसको बढ़ा दिया। तो इस चीज को देखते हुए कि फायर विक्टिम्स के रिलीफ के लिए पहले ही प्रोविजन है, मुख्तलिफ किस्म की प्रोविजन है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और रेड क्रॉस। हमें नहीं लगता है हुकूमत की तरफ से इस तरह की बिल की कोई जरूरत है। तो मेरी ऑनरेबल मेंबर साहब से महत्वपूर्ण गुजारिश होगी
कि उस बिल को विड्रॉ करें। अगर हमारे SDRF के नॉर्म्स में या चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के नॉर्म्स में कहीं पे इनका कोई मशवरा है, इनसे इनको लगता है कि फायर विक्टिम्स की हम और ज्यादा मदद कर सकते हैं, वो मैं इनसे सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम खुद कर सकते हैं। स्पीकर साहब, ये ऑनरेबल सीएम साहब ने इसका जवाब दिया और ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा क्या मजबूरी हुई इस बिल को लाने। सर, ये नेशनल कैलेमिटी है, आग कब लग जाएगी किसी को पता नहीं, किसके घर में आग लग जाएगी। कश्मीर में एक कहावत है, सियारवा पीर मैं डियारवा में पीर, मुझे वही जानता है जिसके घर में आग लग जाती है, कुछ नहीं बचता है उनके कपड़े लगाने के लिए, पहनने के लिए या खाने के लिए, उनके पास कुछ नहीं बचता। बेशक अंडर रेड क्रॉस उनको रिलीफ मिलता है, लेकिन मैं इस हाउस में बताना चाहता हूँ, सारे ऑनरेबल मेंबर्स को पता होगा, 2 कमले, 4 बर्तन और 2000 रुपए कैश उनको मिल रहा है, ये अंडर रेड क्रॉस मिल रहा है। उसके बाद अगर वहां पे लोकल्स नहीं होंगे, जो लोकल इंतजामिया कमेटियां हर जगह बनी हुई है, जो शाम का खाना या बाकी जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो बेचारे जिंदा भी रहते हैं। जहां वो किसी के घर में जाके रहते हैं, वो खाना देते हैं। दैट्स द रीजन मैं आपको बताऊं कि इसमें SDRF के तहत मिलता है। आज की डेट में 2,25,000 PMAY के तहत मिलता है घर बनाने के लिए। अगर हम मुश्किल कम्युनिटीज की बात करें, वहां पे आई थिंक 2 लाख समथिंग 2,85,000 वहां पे मिलता है। तो यहाँ पे SDRF के तहत 1,36,000 रुपया 1,36,000 रुपीज, जबकि आज की डेट में सीमेंट की जो है वो 5.5 एक ये जो लानी है ईंट लानी है वो 27,000 रुपए की एक गाड़ी है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे ये 1,36,000 से ये घर बना सकता है, चाहे वो कंप्लीटली डैमेज हो या पार्शियली डैमेज हो या सिवियरली डैमेज हाउसेज। तो इवन तो यहाँ पे सारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं, हमारा जो CDF है उसमें भी कहीं पे उनमें भी ये गाइडलाइंस नहीं है कि आप CDF में उनको कोई इजाद कर सकते हैं। हाल ही में कार्यक्रम में मैं ऑनरेबल CM साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, 7-8 जल गए SDRF के तहत मिला, NDRF के तहत जो कितना अमाउंट फिक्स किया हुआ है, बट CM रिलीफ फंड से रेगुलर फंड 1,00,000 रुपया मिला। लेकिन आज के जमाने में, आज के दौर में ये नेशनल कैलेमिटी है, कोई अपने घर को जानबूझ के नहीं चलाएगा या अपनी दुकान को जलाएगा। मैं ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैंने प्रपोज किया था जो कंप्लीटली डैमेज हो उसको एनहांस करें, उसको 5,000, जो कंप्लीटली डैमेज हो, अगर सिवियरली डैमेज हो उसको 3 लाख रुपया, और जो पार्शियली डैमेज हो उसको 2 लाख रुपया का इमदाद दिया जाए सरकार की तरफ से। आई सेकंड ऑनरेबल CM साहब की जो बातें मैं सेकंड करता हूँ उसको, मगर मैंने कहा था इसको एनहांसमेंट के लिए। तो मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल CM साहब से खदमत गुजारिश करता हूँ कि इसको कंसिडर किया जाए एनहांसमेंट, ताकि जो भी विचार खुदा ना करे किसी के घर में आग लगे, किसी का दुकान चले या मकान चले, मैं चाहता हूँ ताकि कोई रिलीफ आप उनको सरकार की तरफ से कोई सहायता वो मिले कि सूचना वाले प्रोडक्शन पर मौजूद है। मुझे कोई नौ परिवार ऐसे भी बार आपको समझ आ गया थोड़ा बहुत पूरा। स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर साहब की तरफ से जो मशवरा आया है एनहांसमेंट को कंसिडरेशन करने का, मैं इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं जरूर अपने अफसरों के साथ रह के इस पर हम गौर कर लेंगे। पहले तो मैं ये देखूंगा कि इससे पहले कब एनहांस हुआ और अगर एनहांस हुआ तो कितना हुआ,
और अगर एनहांसमेंट की गुंजाइश है तो जरूर हम इससे वर्क करें। आपको बिल निर्धारण करने की इजाजत दी गई। श्री बलवंत सिंह मनकोटिया। Honorable Speaker Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to provide for the compulsory vocational and skill education in Jammu and Kashmir. LA Private Member Bill number 14 of 2025. Honorable Speaker Sir, मनकोटिया साहब ने जो ऑनरेबल मेंबर उन्होंने बिल लाया है और बड़ा जेन्युइन है और हम काफी चीजों पे इस पर गौर भी कर रहे हैं डिपार्टमेंट और ITI जो हैं ITI में कुछ ऐसे भी ट्रेड्स हैं जिन ट्रेड्स का आज कहीं मकसद नहीं कहीं रेलेवेंस नहीं है क्योंकि नई नई इंडस्ट्री लग रही है नए नए तौर तरीके आज आजमाए जा रहे हैं तो उस माहौल में हमें वही जो पुराने जो ट्रेड थे उन्हीं ट्रेडों से हम अपना काम चला रहे थे तो अब हमने अपने सेक्रेटरी साहब को अपने डायरेक्टर्स को बुला के मैंने कहा है कि आप एक कमेटी बनाइए और देखिए कि ITI क्योंकि ITI ऐसी हैं कि जिनका एक बड़ा वजूद रहा और हमेशा हमारे नौजवानों ने अनएम्प्लॉयड यूथ ने इसका फायदा उठाया और जो चीजें इन ITI से जो फायदा होना चाहिए पहले लोगों को मिला लेकिन आज का जो माहौल है बड़े कम ट्रेड ऐसे रह गए हैं जिससे हमारे नौजवानों को फायदा हो सके क्योंकि मैं एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर जब कई इंडस्ट्रीज में गया वहां जो मैंने मशीनें देखी वहां के जो इंडस्ट्रीज थे उनसे मेरी बातें अभी और जब बात हमेशा हमारी चलती है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयड बहुत है और इंडस्ट्रीज के अंदर जो इंडस्ट्री बाहर से आती है हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार भी देती है तो मैंने उनको तो वो कहने लगे कि हमें एक मैन पावर वो चाहिए होती है जो स्किल्ड हो और जम्मू कश्मीर में वो स्किल्ड जो मैन पावर है वो हमें नहीं मिलती क्योंकि वो बच्चे यहाँ ट्रेंड नहीं है और फिर मैंने खुद पीछे जितने भी हमारे ITI के सुपरिटेंडेंट से मैंने उनकी एक मीटिंग लाई रिव्यू मीटिंग लाई दी अपने ऑफिसर्स को भी बुलाया और वहां पे डिस्कशन हुई बात हुई और मैंने उनको भी पूछा और उन्होंने अब काफी सारा वर्कआउट किया है हमारे डायरेक्टर स्किल ने कमेटी बनाई और काफी प्रोसेस में है बहुत जल्दी और जो आपका इश्यूज है आपका जो कंसर्न है वो जेन्युइन है तो लिहाजा मैं ऑनरेबल MLA साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बिल को विड्रा कर रहे हैं बाकी जो कुछ आपने इस पे अगर सजेशन हैं वो मेरे पास आ जाए जो भी है दोनों मिलकर क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा है दोनों का है तो इसमें जो भी कोई बदलाव लाना है कैसे करना है उसको हम कर सकते हैं। ऑनरेबल मंत्री जी ने इस बात को माना है कि जेन्युइन इशू है लेकिन मेरा इसका जो मैंने इसमें अपनी स्टेटमेंट्स में जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उसमें है कि हमारा जैसे ITI हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे तो ITI में दूर दराज का गांव का बच्चा वहां पहुंच नहीं पाता है फिर उसमें कंपटीशन में जाता है 400-500 बच्चा होता है तो हमारे पास सीटें 10 हैं तो मेरा मकसद ये था क्या वो 10th के बाद 11th 12th क्योंकि आपके विधानसभा में भी होगा विधानसभा पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो बच्चे हमारे 11th 12th ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद अब उनको पूछिए भाई आपके पास स्किल क्या है कुछ भी नहीं है अगर आप अपने घर के बाहर निकलेंगे घर में आपको प्लम्बर चाहिए तो आप ढूंढते रह जाओगे प्लम्बर नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिशियन चाहिए नहीं मिलेगा गांव में या शहर में खाना बनाने के लिए वो लोग अपने सिस्टम से पुराना सिस्टम चल रहा था कि दादाजी बनाते बेटा बनाते लेकिन उसको हमने वोकेशनल या स्किल लेवल पे क्या नहीं किया तो मेरा मकसद ये था कि जैसे हम ITI में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एम्प्लॉयमेंट इतना खर्चा क्यों करना है 11th में हम बच्चे को ऑप्शनल सब्जेक्ट दें कि भैया आपने कौन सा कोर्स करना है कम से कम जो जब वो 12th करके बाहर निकलेगा और स्कूल के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके हायर सेकेंडरी में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको ट्रेनर चाहिए वहां पे आपके पास सारी फैसिलिटी है क्लासरूम है टीचर है और एक ट्रेन आदमी आप उनको देना है कि जो प्लम्बर की दे जो इलेक्ट्रिशियन आपको IIT के खोलने की जरूरत नहीं है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फंड देने की जरूरत नहीं है फिर कंपल्सरी होगा जब भी जो बच्चा स्कूल से निकलेगा तो वो कम से कम उसके पास कोई वो स्किल होगा वो प्रोफेशनल बनेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेगी
ऐसा नहीं है कि जब वो जाएगा किसी कंपनी में जाएगा तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, 12th है, बड़े अच्छे मार्क्स लिए है, पोजीशन ली है, लेकिन कहिए भाई काम क्या जानता है, कुछ नहीं जानता है। तो मेरा मकसद ये था कि कम खर्चे में, कोई खर्चा नहीं होगा, हर हायर सेकेंडरी के अंदर हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ट्रेनर देना है और कंपल्सरी करना है। और ये जापान जैसी कंट्रीज में स्पीकर सर 100 साल पहले 100 इयर्स, आज वो कंट्रीज सबसे एडवांस में क्यों है कि उन्होंने 10th के बाद एक बड़ी बहुत सी कंट्रीज है कि 10th क्लास कंपल्सरी रखा है कि आप जो भी सब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ये होना चाहिए ताकि आप जब स्कूल से निकलो तो आप अपना रोजी रोटी अपना उसका जुगाड़ कर सको। तो मेरा मकसद यही था कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार दे नहीं सकते, सरकारी नौकरी कहने को अपोजिशन में हम कहते हैं नौकरी दे दो, कल अपोजिशन में आप आएंगे आप कहेंगे नौकरी दे दो, तो ये तो दिखाने वाली बात है। रियासती की नौकरी कितने लोगों को दे सकते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि जिसमें हर आदमी को हम ट्रेन कर सकते हैं और जब बाहर निकलेगा और आप उसको रोजगार के लिए किसी एमएलए, किसी मंत्री, किसी अधिकारी के पास नहीं जाएगा, वो इतना प्रोफेशनल हो जाएगा और सेल्फ डिपेंड होगा और अपना रोजी रोटी का वो इंतजाम उसको ढूंढ लेगा। अगर ये क्योंकि कंसर्न मंत्री मैडम का भी है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट डिप्टी सीएम साहब के पास है। मैं बिल का मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं यहाँ प्रेस करके और मीडिया पब्लिसिटी लोग के मैं ये चाहता था सरकार ने माना नहीं, लेकिन ये सभी का कंसर्न है, आपका कंसर्न है, मेरा कंसर्न है, युवाओं का कंसर्न है, बेरोजगार नौजवानों का कंसर्न है। उनको हम ट्रेन करके स्कूल से भेजेंगे तो समझो कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर लिया और फिर अपना रोजगार ढूंढेंगे। तो मंत्री साहब को कहूँगा कि इसको कंसिडर करिए, ये मुझे नहीं लगता है कि कोई कंट्रोवर्शियल है, कोई कंसिडर करिए और इसको गवर्नमेंट लाए या शुरू करें कि आप लाएंगे ऐसा। ऑनरेबल स्पीकर सर, जहाँ तक अपनी सजेशन दी ऑनरेबल मेंबर मनकोटिया साहब ने, ऑलरेडी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत मिडिल क्लास से ये स्किल का जो है वो इंट्रोड्यूस किया है और काफी स्किल डिपार्टमेंट स्किल्ड लोगों को ये लगा भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। तो लिहाजा आपका जैसे मैंने पहले कहा कि आईटीआई भी क्योंकि जो चल रही है आपको बंद थोड़ी करनी है, नई आईटीआई हैं उस पर गौर किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम दोनों तरफ से, जैसे आपने खुद कहा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन कीना जी ने भी उनका, क्योंकि वो खुद भी इसमें इनिशिएटिव ले रही हैं, इधर से हमारा जो मेरा डिपार्टमेंट है स्किल का उधर से भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं और लिहाजा आप भी एक जिम्मेवार हैं, हमारी भी जिम्मेवारी हम समझते हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार की यही कोशिश है कि जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ को हम एंगेज कर सकें, क्योंकि जैसे सुबह एक हाउस में डिस्कशन हो रही थी ड्रग्स के ऊपर, तो ये नौजवानों को गलत रास्ते पे जाने के बजाय अगर हम इसे एंगेज करेंगे इन ट्रेड्स के साथ, इन कामों के साथ, तो हमें फायदा होगा। ये जिम्मेवारी लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको बिल को विड्रा कर लें, वापस ले लें प्लीज। जी कहा आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, पर इसको इम्प्लीमेंट करना है 2030 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अभी क्या है, अभी हम 5 साल है, फेज मैनेज तक करना है। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मैं इस बिल को प्रेस करेंगे, आप इसको प्रेस करेंगे, आप विड्रा नहीं करेंगे। अब ऐवान के सामने में ये सवाल रखता हूं, जो ऑनरेबल मेंबर मनकोटिया जी को ये बिल पेश करने की इजाजत देते हैं, वो हम कहें धीमी आवाज है, अच्छा जो इसके खिलाफ है वो ना कहें, इसलिए बिल पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। जनाब मुबारक साहब। Sir, I like to do for the leave to introduce a bill providing for social state and welfare of foreigners at matter for their consecutive elevable bill 17 of 2021. Thank you. Honorable Speaker sir, Honorable मेंबर हमारे गुल साहब ने उनका जो कंसर्न है और जो इनका इश्यू है और जिस मकसद से ये बिल लाए हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा जेन्युइन है, क्योंकि जब से ये सरकार बनी है इन आश्रम से मुझे मिलने का बड़ी मौका मिला और ये बार बार जहां भी कोई हैंडलूम का प्रोग्राम होता है ये वहां आते हैं
और ऑनरेबल सीएम साहब को भी काफी बार ये मिले कई प्रोग्राम्स में। उनका एक दुख है, एक दर्द है कि जितनी उनकी मेहनत है वो मेहनत का उनको मुआवजा उतना नहीं मिलता है, और हमेशा वो हर जगह अपनी बात को रखते हैं और बोलते हैं और कहते हैं कि हमारे उनके मसले मसाइल, क्योंकि माजी में उन्होंने काफी सारी बार ये रखा, पिछले दौर में भी उन्होंने अपनी मसले मसाइल रखते रहे, लेकिन जितनी उनको गौर उन बातों पे करने की जरूरत थी उनके ऑप्शंस के ऊपर शायद वो नहीं हुई, और वो लोग आज भी एक नौबत ऐसी आ रही है कि वो लोग काफी सारे अब डिस्करेज हो रहे हैं और अपने आप को इस चीज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जम्मू कश्मीर की विरासत है, ये जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्होंने विरासत संभाल के रखी है, और उमर अब्दुल्ला सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमारी विरासत, हमारी हेरिटेज वो इन इतिहास के पन्नों के अंदर कभी दब जाए, और हमेशा इनको जिंदा रखने के लिए हमेशा कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मकसद है मुबारक साहब का, अगर हम इनको कुछ देने की बात रखते हैं तो इसमें काफी सारा हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, और जब हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं ऑनरेबल स्पीकर साहब, जैसे ऑनरेबल सीएम साहब ने पहले ही काफी सारे मुद्दों में जिक्र किया कि ये जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर नहीं, ये जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह वाला जम्मू कश्मीर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर शेर अब्दुल्ला वाला जम्मू कश्मीर नहीं, ये स्टेट नहीं बल्कि एक ड्यूटी है। और जब हम ड्यूटी की बात करते हैं तो हमें पैसा उसी हिसाब से मिलता है, और आज जब हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं, एक ऐसा माहौल, एक ऐसे फिस्कल कॉन्स्टेंट्स हमारे में है कि हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है। आज जम्मू कश्मीर जो हमें मिला माजी से विरासत में, जहां हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है, हमें हेल्थ केयर पर काम करने की जरूरत है जो हमारी प्रायोरिटीज है सरकार की, हमें एजुकेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। जैसे अभी पहले ही ऑनरेबल मेंबर मनकोटिया साहब की अपनी सजेशन रख रहे थे, ये कुछ ऐसी प्रायोरिटीज हैं जिसपे हमें गौर करने की जरूरत है, और सरकार ने इनको पूरा करने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज दूर दराज के इलाकों में हम चले जाएं, उन पहाड़ों को उन इलाकों में चले जाएं, या शहर के अंदर चले जाएं, इवन के जम्मू सिटी के अंदर चले जाएं या श्रीनगर शहर के अंदर भी चले जाएं, तो लोगों की मुश्किलें और मुसीबतें जो हमें विरासत में मिली हैं बहुत सारी, और हमारी यही कोशिश हो रही है। जैसे हमारे लोग जो उस साइड बैठे हैं, ये सड़कों की बात भी करते हैं, ये हॉस्पिटल की बात भी करते हैं, ये नए डिग्री कॉलेज बनाने की बात भी करते हैं, ये हाई सेकेंडरी स्कूल भी बनाने की नए अपग्रेडेशन की बात करते हैं, लेकिन ये चीजें तभी बनेंगी जब हमारे पास पैसा होगा। तो उन हालातों में जब हम इन आर्टिस्टों को देखते हैं तो ये नहीं कि आज की डेट में उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा या उनके लिए कोई स्कीम नहीं है। सरकार ने ऑलरेडी इनके लिए नेशनल पेंशन स्कीम रखी हुई है। टाइम कम है, बहुत कम है, उनको भी 2 दिन बाद। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, कोई बात है, टाइम जा रहा है ना, क्या करें? तो फिर पढ़ा हुआ तो कब करें, बाकी तक नहीं फिर पढ़ेगा तो कब करें। कोई बात नहीं। आप क्या आप इनको क्या कह रहे हैं? अब मैं कहना यही चाहता हूँ सर, अर्बन नंबर क्यों आपकी तरफ से क्या है, आप हाँ कर रहे हैं इसको? मैं सर वही कह रहा हूँ, मैं आ रहा था मुद्दे पे ही आ रहा था, शुरू हो गया था मुद्दे चले बैकग्राउंड। तो लिहाजा सर मैं ऑनरेबल मेंबर से यही गुजारिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर के हालातों को देखते हुए आज की डेट में इस बिल को विड्रा करें, वापस करें। ये भी नहीं कर, आप बताइए साहब। मुझे लग रहा था कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब मानेंगे मेरी
रेवन ऑडिटोरी की बात कर रहा हूँ। अब देखिए क्या शाहकार बनाया है इन्होंने इस असेंबली हॉल में। जैसे हम देख रहे हैं सैलाब के 2014 में, उसके बाद कोरोना, उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद बहुत मुश्किलात हुए इन पिछले साल और कसम खुशी के हालात में हमारे आज में इस वक्त। और जो कुछ अब बचा था, जो ये कार्यक्रम का वाक़ा हुआ, उससे हमारी टूरिस्ट लीडरशिप भी बैठ गई, हमारे हाउस बोट वगैरह सारे बैठ गए और ऑडिटर भी बैठ गए। लेकिन अगर ये ऑडिटर में साहब ने इस ट्रेड को, इस हैंडीक्राफ्ट को कश्मीर में लाया, लेकिन अगर हमारा ये ऑडिटर खुश नहीं होगा, जिसकी वजह से एक पहचान है हमारे जम्मू कश्मीर। कभी मैं जाता हूँ एग्जीबिशन में, फिर मैं देखता हूँ अपने कानीशाम पश्मीना रामचंद्र के इलाके में डाउन टाउन में पेपरमाशी, कालीन, गवसाजी और कालीन दूसरे किस्म के, हर किस्म के। लेकिन अगर मैंने कभी कभी कहता हूँ कि अंग्रेज को कहेंगे अटम्मा बना सकता है, अगर कालीन कहेंगे वो नहीं बना सकता, वो कालीन ऐसी है। लेकिन उनके हालात मैंने बहुत मैंने बार ये बताया कि जो गोल लिया है, आज हम गोल लिया है, उसकी इंटरेस्ट काफी चल रही है, उनका कुछ गुजारा नहीं चल रहा है। शेर कश्मीर ने यहाँ एम्पोरियम रखा था, इसलिए कि आर्टिजनों के लिए कि डायरेक्ट माल को आर्टिजन से ले सके, लेकिन ये मदद नहीं होता। लेकिन हमारे ये एग्रीकल्चर भी बैठ गया, हॉर्टिकल्चर भी बैठ गया, टूरिज्म बैठ गया। अगर एक ट्रेड है या हमारी पश्मीना, कोसा वगैरह जो काम करते हैं, अगर इनके वेलफेयर के लिए नहीं आएंगे गवर्नमेंट वाली, मेरे सोच के बाद, क्योंकि हमें जो यहाँ जवानों को, हमारे बहनों को, जो हमारी विडोज है, वो घर में वो पश्मीना डालते हैं, लेकिन उनकी बात यह है कि एक कमरे में वो रहेंगे। मुझे पता है गेट बन गया, मैं देख रहा हूँ आपकी मेरी गुजारिश होगी, ये अगर इसे सारा पता होता कि इसमें मैंने जो कहा कैसे बनेगा, ये जो बोर्ड है इसका नाम क्या होगा, सोशल सिक्योरिटी एक्ट होगा, ये उसके बाद बोर्ड मेंबर होगी, शेड्यूल ट्राइब भी, शेड्यूल कास्ट भी, हमारी महिलाएं भी, हमारी तंजीम वेलफेयर के ऊपर चलती, पैसे मिल जाएंगे आप शुरू करिए। आप देखिए कोई डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में हमारे यहाँ जम्मू के दोस्त बैठे हैं, इनका वहाँ वगैरह बसवरी पेंटिंग वगैरह वो ये एम्प्लॉयमेंट घटे होगी, इससे आप मुलाजिम नहीं दे सकते हमको। मेरी गुजारिश होगी आपकी तरफ से, आपको रिक्वेस्ट होगा कि गवर्नमेंट को चाहे कि वो कंसिडर करे, अभी मत करे, अभी ये इंट्रोड्यूस हो रही है, इस वक्त मत करे इंट्रोड्यूस करने, अभी कोई पैसा खाली नहीं है, इसका जो दूसरा पार्ट होगा जूम में होगा। मेरी गुजारिश होगी इसको इंट्रोड्यूस करने दीजिए, मत फिर कर दीजिए, इसको बरात भी दिखाइए, यही मेरी गुजारिश है कि आगे ये तो जाएगा जम्मू में डिस्कस होगा, उस वक्त हमारे हमलों को ट्राई करेगा, वो अपने बात बताएंगे। आई रिक्वेस्ट टू सर इसको कंसिडर किया जाए। मुझे नहीं इनको इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट को। हाँ गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं? आपने कुछ बोला? हाँ, मैंने कहा कि आप क्या मानते हैं इनकी बात या नहीं मानते? आप खत्म हो गया, एडी है, आप खामोश रहिए ना, 1 मिनट आपने ले लिया। हाँ सर, हम इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फिलहाल इसको विड्रॉ करें। जब एक अश्योर करते हैं, चलो थैंक यू, विड्रॉ करने की